Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. Hello and welcome to Prep Ladder. Welcome to our daily quiz discussion. Let's get started and come to our first question. तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट वन है वो है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स shall not exceed 10% of total number of स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर्स की जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं वो 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है कि ये जो लिमिट है इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने सेट किया था। और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो स्टेटमेंट वन है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट क्यों है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो 91st अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, इसने क्लॉज 1A को ऐड करा था आर्टिकल 164 में। और ये जो क्लॉज है ये क्या कहता है कि जो टोटल नंबर है मिनिस्टर्स का इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स शेल नॉट एक्सीड 15%, कि वो जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्टेट में वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 91st अमेंडमेंट ने साइज के ऊपर जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है एक सीलिंग इंट्रोड्यूस की थी। ऑलराइट, जैसा कि हमारी स्टेटमेंट वन में मेंशन था कि वो जो सीलिंग है वो 10% है, तो वो 10% नहीं है, वो 15% की सीलिंग है। और ये जो अमेंडमेंट है ये क्यों की गई थी, ये इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉज हैं जो 10th शेड्यूल के अंडर, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इस अमेंडमेंट को इनेक्ट किया गया था। और ये जो अमेंडमेंट है इसने इट आल्सो प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शेल नॉट बी लेस देन 12, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज है वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। माने कि 12 मेंबर तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे यूपी की एग्जांपल लेते हैं तो जो यूपी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका साइज है 403, तो उसका 15% में तो काफी ज्यादा नंबर आ जाएगा। बट अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें जैसे कि गोवा, जैसे कि दिल्ली, तो इन स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। बट इन एनी केस द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी लेस देन 12, ये भी ये अमेंडमेंट कहती है। एंड सिमिलर अमेंडमेंट वर आल्सो मेड अंडर आर्टिकल 75। तो जो ये आर्टिकल 75 है ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डील करता है, तो ये जो सेम लॉ है ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। एंड फ्रेंड्स, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज दैट कि जितनी भी अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में 1950s से लेके अभी तक वो टोटल 105 हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि किस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट ऐड किया है, कौन सा शेड्यूल ऐड किया है, कौन सा आर्टिकल ऐड किया है। जैसे शेड्यूल 11 और जो शेड्यूल 12 है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ये बाद में 72nd और 73rd अमेंडमेंट ने इनको ऐड किया था। सिमिलरली जो पार्ट 9A है, 9B है, 9C है, इनको भी सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। तो ये जो एडिशन है, ओमिशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, इट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। सो यू हैव टू हैव कमांड ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो ये तो था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन कंट्रीज लाइक इंडिया, कि इनमें से कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की रिडक्शन में इंडिया जैसी कंट्री में। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और इंडिया में जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो काफी ज्यादा रिसीव होता है सन से एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ऑलराइट, तो जो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर मेंशन है वो है क्लाउड, सेकंड फैक्टर है एरोसोल्स और जो थर्ड फैक्टर है वो है फॉरेस्ट फायर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी। ये तीनों के तीनों फैक्टर हैं, ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की जो रिडक्शन होती है उसके अंडर। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं।
एक्चुअली अभी रिसेंटली जो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज है, जो कि नैनीताल में सिचुएटेड है, और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इस इंस्टीट्यूट ने नेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ एथेंस के साथ मिलके एक रिसर्च की है, और उस रिसर्च में इन्होंने उन फैक्टर्स को ट्रेस करा है जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की रिडक्शन में काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और वो कौन से फैक्टर हैं जो क्वेश्चन में मेंशन है? वो है क्लाउड्स, एरोसोल्स और फॉरेस्ट फायर। ये फैक्टर्स क्या करते हैं? ये पार्टिकल्स जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस, सूट, अदर एरोसोल्स पार्टिकल्स emitted by massive forest fire, they absorb the solar radiation। और ये जब सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो लाइट की इंटेंसिटी है जो सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है उसको ये काफी ज्यादा रिड्यूस करते हैं। तो जब वो लाइट रिड्यूस होगी तो इंटेंसिटी भी रिड्यूस होगी और जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। एंड स्पेशली जो क्लाउड्स हैं, यहाँ पे जो क्लाउड्स का जो एल्बिडो है वो काफी ज्यादा है। तो जो भी इंसुलेशन, जो भी सन की रेज क्लाउड पे पड़ती हैं, क्लाउड्स उसको स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको पेनिट्रेशन जमीन पे होने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो इंसुलेशन काफी कम है तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में कम होने में काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये फाइंडिंग किसकी है? ये वाले बॉडीज की जो अभी मैंने क्वेश्चन में मेंशन की है। तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है द CAA डज नॉट अप्लाई टू इंडियन सिटीजन। कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो इंडियन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता, और ये जो एक्ट है ये कोई भी राइट्स को नहीं छीनता है इंडियन सिटीजन्स की। और जो सेकंड स्टेटमेंट है द लीगल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप remain unchanged and the CAA does not amend or alter this legal provision in any manner whatsoever। कि जो भी सिटीजन्स को लेने के प्रावधान थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कोई भी लीगल चेंजेस नहीं करता है, वो रिमेन इंटैक्ट हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी। ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये हमने क्यों लिया वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी जो होम मिनिस्ट्री है इंडिया की उसने एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है 2020 और 21 के लिए, और इस रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज कंपैशनेट अबाउट द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड इट डज नॉट डिप्राइव एनी इंडियन ऑफ सिटीजनशिप। कि ये जो एक्ट है ये किसी भी सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को उसकी नागरिकता से बाध्य नहीं करता है। ऑल राइट। और ये जो CAA है इट एम्स टू गिव सिटीजनशिप टू हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज। जो ये पीड़ित और प्रताड़ित कम्युनिटीज हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, कहाँ पे पीड़ित हैं? अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान के अंदर। इन सारी कम्युनिटीज को इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो एक्ट है इसको 12 दिसंबर 2019 को भारत सरकार ने नोटिफाई किया, एंड दिस एक्ट केम इनटू बीइंग इनटू 10th जनवरी 2020। तो ये रिसेंटली जो रिपोर्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उससे रिलेटेड था। अभी थोड़ा इसमें हम और देख लेते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या बोला है कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये किसी भी इंडियन सिटीजन की नागरिकता को नहीं छीनता है। देयरफॉर इट डज नॉट एनी वे टेक अवे और एवरेजेस द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो इंडियन सिटीजन्स के राइट्स को ये हैम्पर नहीं करता है। फर्दर जो भी वेज और मीन्स हैं इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए विच आर प्रोवाइडेड इन सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसको ये लॉ चेंज नहीं करता है, वो रिमेन सेम रहेंगे एज दे आर। ऑल राइट। तो ये भी मिनिस्ट्री ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में बताया है। तो ये तो था हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर है। स्टेटमेंट में लिखा है द पर्सन which we have to tell was a famous Bengali poet
and one of his novels sets in the background of Sannyasi rebellion in the 18th century, is considered to be the key works on Bengali nationalism. And he also published a monthly magazine Bangadarshan in 1872. एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, स्पेशली मॉडर्न इंडिया में प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर को किस फ्रीडम फाइटर ने पब्लिश किया था या किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा था। जैसे गांधी जी के भी दो न्यूज़पेपर थे, यंग इंडिया और हरिजन। तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज स्मॉल फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ दत्त एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि ऐसे फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर यूपीएससी में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, ये एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट हैं इंडिया के, और ये काफी फेमस पोएट भी हैं। और जो भारत का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो भी इन्होंने ही कंपोज किया है। अगर हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करें, सबसे पहले आता है आनंद मठ। और जो आनंद मठ है वो किस बैकग्राउंड में लिखा था, वो सन्यासी रेबिलियन के बैकग्राउंड में लिखा था। सन्यासी रेबिलियन को फकीर रेबिलियन भी बोलते हैं। ओके, और सन्यासी रेबिलियन के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, कौन से एरिया में ये रिवोल्ट हुआ, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट, और अगर हम यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें अपार्ट फ्रॉम द गीतांजलि, वो है मृणालिनी, विश्वभृष्का, चंद्रशेखरा, रजनी, राजसीमा एंड देवी चौधरानी। और इन्होंने एक मंथली मैगजीन को भी पब्लिश किया था जिसका नाम था बंगदर्शन, और ये किस ईयर में पब्लिश किया था, 1872 में। ऑलराइट, अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन सेज द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री। कि जो स्वच्छ भारत प्रोग्राम है ग्रामीण, वो किस मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी रिसेंटली बंगाल की हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर वेस्ट बंगाल के जिला परिषद ने इस एरिया में एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया है जिसके अंडर रिवर गंगा को जो 18 ग्राम पंचायत बॉर्डर करती हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंडर, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर, वहां से प्लास्टिक को रिमूव किया जाएगा और यहाँ पे जो लोकल ग्राम पंचायत समितिज हैं उनकी हेल्प ली जाएगी। ऑलराइट, अभी जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो ये मिशन है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। और कौन सा डिपार्टमेंट इसको डील करता है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, और ये जो प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन, इसको कब लॉन्च किया था, 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। और इस प्रोग्राम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और इसका एम क्या था, टू इंश्योर क्लीनलीनेस इन इंडिया एंड मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय नेक्स्ट 5 इयर्स। तो अगले 5 सालों तक इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। ऑलराइट, अगर हम इस प्रोग्राम के और एम्स को देखें वो क्या था, इट सीक्स टू इंप्रूव द लेवल ऑफ क्लीनलीनेस इन रूरल एरियाज थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है रूरल एरियाज में, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करके इंडिया में, स्पेशली रूरल इंडिया में, क्लीनलीनेस को बढ़ावा देना है एंड मेकिंग ग्राम पंचायत ओपन डेफिकेशन फ्री, क्लीन एंड सैनिटाइज। तो ये प्रोग्राम का एम था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ऑलराइट, so you have to remember all the important government scheme with respect to all these areas. This can be asked in the exam. All right, so this is all about our today's quiz, and for more videos you can download the PrepLadder app. Thank you.